गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए अपनी शैक्षणिक यात्रा को जारी रखते हुए कंपनी एक परिचय का अध्ययन को हम आगे विस्तारित करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग कंपनी का परिचय को जाने, कंपनी के विशेषताओं को समझें एवं कंपनी के विभिन्न स्वरूप या प्रकारों का अध्ययन किया। आज उसी टॉपिक को आगे विस्तारित करते हुए हम निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी में अंतर को पढ़ेंगे। निजी कंपनी क्या था, सार्वजनिक कंपनी क्या था, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे, फिर भी पुनरावृत्ति उनका कर लेते हैं ताकि अंतर को समझना ज़्यादा आसान हो। निजी कंपनी वो कंपनी है जो कंपनी अंतर नियमों द्वारा अपने अंशों के स्थानांतरण पर रोक लगाती थी, अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित करती थी और परिविवरण जारी नहीं करती थी। ये जो 3 पॉइंट्स है जिसको जो कंपनी कवर करती थी वो निजी कंपनी कहलाती थी। अदरवाइज जो ये तीनों पॉइंट को कवर ना करे, मतलब अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित ना करे, अपने अंशों के स्थानांतरण पर रोक ना लगावे या परिविवरण जारी करे, उसको सार्वजनिक कंपनी कहते थे। चलिए अंतर बेसिक हम लोग समझ गए। आज देखते हैं यहाँ पर अंतर क्या होगा दोनों में, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। क्योंकि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, कंसेप्चुअल पार्ट है, ताकि इस सब चीज को अगर हम समझ जाए एक बार तो शेयर कैपिटल से रिलेटेड, डिवेंचर से रिलेटेड जितने सम्स को करेंगे समझना आसान होगा। पहला अंतर का आधार है मेरा सदस्यों की संख्या। तो हम इजिली कह सकते हैं निजी कंपनी में मिनिमम 2 था, 2 या 2 से ज्यादा होगा सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या 2 या 2 से ज्यादा, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 200 तक। मतलब जो अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित करे वो निजी कंपनी था। हम कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी, 2 या 200 के बीच में इसका सदस्य होगा। 2 भी हो सकता है 200, मगर 200 से ज्यादा ना होगा। बट सार्वजनिक कंपनी में क्या होगा, मिनिमम 7, मतलब 7 या 7 से अधिक होगा सदस्यों की संख्या। इसको बोलते हैं इक्वल टू या ग्रेटर देन। सदस्यों की संख्या 7 या 7 से अधिक होगा सार्वजनिक कंपनी में, पब्लिक कंपनी में की संख्या 7 या 7 से अधिक, और मैक्सिमम कितना होगा निर्गमित अंशों तक। जितना कंपनी अंश निर्गमित करती है उतना तक हो सकती है, निर्गमित अंशों तक। तो हम समझ पा रहे हैं कि निजी कंपनी में 2 से अधिक और मैक्सिमम 200 सदस्य होंगे, और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7, यहां पर मिनिमम 7 होना जरूरी है, 7 या 7 से अधिक, और अधिकतम निर्गमित अंशों तक। तो पहला अंतर हम लोग समझ पाए सदस्यों की संख्या के आधार पर। इसी प्रकार हम लोग दूसरा पॉइंट पर एनालिसिस करेंगे। दूसरा पॉइंट जो है आपका कह रहा है जनता को आमंत्रण। निजी कंपनी क्या है, आमंत्रण जारी नहीं करती है, जारी नहीं करेगी, और ये जारी करेगी। मतलब सार्वजनिक कंपनी जो है जनता को अंश करने के लिए आमंत्रण जारी करेगी, और निजी कंपनी जारी नहीं करेगी। अंशों का स्थानांतरण ये नहीं करती है निजी कंपनी। इसकी परिभाषा में भी है स्पष्ट, ये अंशों का आमंत्रण ना करती है, नहीं करेगी, नहीं होगा अंशों का हस्तांतरण, और इसमें होगा, सार्वजनिक कंपनी में होगा। अब अंशों का आवंटन ये नहीं करेगी और ये करेगी। आपका जो निजी कंपनी है अंशों का जब परिविवरण ही जारी नहीं कर रही है तो आवंटन भी नहीं करेगी, नहीं होगा इसमें, और इसमें आपका होगा आवंटन होगा सार्वजनिक कंपनी में। चलिए अब क्या है संचालकों की संख्या। इसमें 2 या 2 से अधिक संचालकों की संख्या, 2 या 2 से अधिक होगा। निजी कंपनी हम लोग पढ़ रहे हैं, प्राइवेट कंपनी। और मैक्सिमम 15, 2 या 2 से अधिक और मैक्सिमम 15, मतलब इक्वल टू या लेस देन 15। इसमें भी मिनिमम 3 होगा, मतलब 3 से अधिक होगी संचालकों की संख्या, और मैक्सिमम दोनों में सेम ही है। संचालकों की संख्या मैक्सिमम 15 ही होगा।
मतलब 3 या 3 से अधिक और 15 तक होगा, इसमें 2 या 2 से अधिक 15 तक होगा। कहने का बेसिकली अंतर है, इसमें 2 होगा मिनिमम, इसमें 3 होगा मैक्सिमम, तो दोनों में 15 ही है। पर विवरण जारी करना ये नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, ये कंपनी नहीं करेगी, और इसमें होगा परिविवरण जारी होगा। परिविवरण मतलब जिसके थ्रू कंपनी अपने अंश या ऋण पत्र को बेचती है। प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कंपनी के अंश या ऋण पत्र का सारा जिक्र होता है, कंपनी के बैलेंस शीट या लाभ हानि सब का जिक्र होता है, नाम। इसके साथ प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग होगा, और इसके साथ ओनली लिमिटेड शब्द का प्रयोग होगा, लिमिटेड शब्द का प्रयोग होगा। मतलब निजी कंपनी अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लिखेगी और सार्वजनिक कंपनी लिमिटेड लिखेगी। वैधानिक सभा अनिवार्य है इसको बुलाना, वैधानिक सभा अनिवार्य रूप से निजी कंपनी बुलाएगी, अनिवार्य है। और ये अगर वैधानिक सभा नहीं भी बुलाती है तो उसके जगह अनुसूची जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 1 के सारणी टेबल जो F जारी कर सकती है, सारणी F को जारी कर सकती है। मतलब वैधानिक सभा निजी कंपनी को बुलाना अनिवार्य है। सार्वजनिक कंपनी अगर वैधानिक सभा नहीं भी बुलाती है तो अनुसूची 1 के सारणी F टेबल F में नियमों का जिक्र होता है, ये जारी कर सकती है। जमा स्वीकार नहीं करती है निजी कंपनी, जमा स्वीकार नहीं करती है, और सार्वजनिक कंपनी में जमा स्वीकार होगा, जमा स्वीकार, जमा स्वीकार, जमा स्वीकार होती है। मतलब पब्लिक से पैसा ये सब शेयर के मार्फत से लेगी। तो बेसिकली ये जमा स्वीकार नहीं करेगी। तो हम लोग बेसिकली जितना अंतर का आधार था उसको कवर कर लिए हैं। एक पॉइंट हमको लगता है छूट रहा है, उसको हम लोग लिख ही लेते हैं। अंतर नियम, अंतर नियम, अंतर नियम एसोसिएशन होता है आर्टिकल जिसमें, तो इसका अंतर नियम बनाना, इसके लिए अंतर नियम बनाना अनिवार्य है। सॉरी, ये पॉइंट आपका गलती थोड़ा सा हो गया, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। वैधानिक सभा जो है, वैधानिक सभा निजी कंपनी को बुलाना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। और सार्वजनिक कंपनी को समामेलन के 6 माह के अंतर्गत, समामेलन जो होगा कंपनी का 6 माह के अंतर्गत, 6 माह के अंतर्गत इसको बुलाना के अंदर बुलाना होगा, अनिवार्य है, बुलाना अनिवार्य है। मतलब वैधानिक सभा निजी कंपनी नहीं भी बुलाएगा चलेगा, मगर सार्वजनिक कंपनी को समामेलन के 6 माह के अंतर्गत अनिवार्य रूप से बुला लेना है। अंतर नियम इसके लिए अनिवार्य है, निजी कंपनी के लिए अंतर नियम बनाना अनिवार्य है। और ये जो है अंतर नियम की जगह सारणी F को जारी कर सकती है, अनुसूची 1 के सारणी F को जारी कर सकती है सार्वजनिक कंपनी। चलिए अंतर का बेसिकली हम लोग सारा अंतर देख लिए। ये 10 पॉइंट्स के आधार पर हम लोग अंतर किए निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी में, सारा चीज को हम लोग समझ गए। इसमें सदस्यों की संख्या 2 से 200 तक, इसमें 7 से मैक्सिमम निर्गमित अंशों तक। आमंत्रण जारी नहीं करती है, यह आमंत्रण जारी करेगी। हस्तांतरण नहीं कर सकती है अंशों का, और यह हस्तांतरण कर सकती है। इसमें आवंटन नहीं होगा, इसमें आवंटन होगा। संचालकों की संख्या 2 से 15, इसमें 3 से 15। परिवहन जारी नहीं होगा, इसमें होगा नाम के साथ इसको प्राइवेट लिमिटेड लिखना है निजी कंपनी को, सार्वजनिक कंपनी को ओनली नाम के अंत में लिमिटेड लिखना है। वैधानिक सभा बुलाना अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है निजी कंपनी को, इसको समामेलन के 6 माह के अंतर्गत बुला लेना है। जमा स्वीकार कर सकती है, नहीं कर सकती है। अंतर नियम बनाना इसके लिए अनिवार्य है निजी कंपनी के लिए। अगर सार्वजनिक कंपनी अंतर नियम नहीं बनाती है तो अनुसूची 1 के सारणी F को जारी कर सकती है। ये बेसिकली हम लोग अंतर देख लिए निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी का। आइए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रलेख होती है कंपनी में, उस पर हम लोग चर्चा करते। आइए,
कंपनी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रलेख रखा गया है, उसको कहने महत्वपूर्ण प्रलेख इसलिए कहा जाता है, उससे कंपनी के कार्यकलाप और दिनचर्या का निर्धारण होता है, नियम होता है, जिससे कंपनी को दिशा निर्देश मिलता है। उसी के तहत कंपनी के सारे कार्य को सुचारू रूप से किए जाते हैं। आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन महत्वपूर्ण अंतर नियम है और उसका क्या आशय है। आइए एक एक करके उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख, बेसिकली कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख के अंतर्गत 3 चीज को रखा गया है। आइए उस पर हम लोग देखते हैं। कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रलेख, कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या देखना है। एक है आपका पार्षद सीमा नियम, जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है पार्षद अंतर नियम, इस पर अभी हम लोग लिख लेते तीनों, उस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। पार्षद अंतर नियम, पार्षद अंतर नियम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। फिर तीसरा है परिविवरण, परिविवरण ये हो गया आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद नियम है, इसको हम लोग कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये हो गया आपका प्रोस्पेक्टस। आइए बेसिक हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। पार्षद सीमा नियम क्या है। पार्षद सीमा नियम कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है, जिसमें कंपनी का अंश पूंजी, कंपनी का उद्देश्य, कंपनी का सीमा, कंपनी का क्षेत्र, कंपनी किस चीज का व्यवसाय करेगा, सारा चीज का जिक्र होता है। इसमें कंपनी और बाह्य जगत के संबंधों को स्थापित इसके द्वारा होता है। बाह्य जगत मतलब जो सप्लायर्स है, कंपनी को ऋण देती है, चाहे उपभोक्ता, ये सब पार्षद सीमा नियम के अनुसार, कि सारा कुछ भी विवाद होगा तो पार्षद सीमा नियम के अनुसार ही सॉर्ट होता है। मतलब एक कुंडली है, कहने का से कंपनी का कुंडली है। पार्षद सीमा नियम से हम लोग कंपनी के सारे चीज को आसानी से जान सकते हैं कि कितने पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कंपनी किस चीज का व्यवसाय करेगा, कंपनी का व्यवसाय का क्षेत्र क्या है, कंपनी का उद्देश्य क्या है। बेसिकली सारे पॉइंट्स को मेंशन रहता है पार्षद सीमा नियम में। तो पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख है, जिसको कंपनी के विधान के अनुसार बनाया जाता है और समय के साथ इसमें संशोधन भी किया जाता है। मान लीजिए कंपनी आज से 10 साल पूर्व जिसका समामेलन हुआ है, निर्माण हुआ है, आज के डेट में कुछ उसमें आर्टिकल्स जोड़ना है, कुछ संशोधन करना है, या कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल जिससे कंपनी का समामेलन हुआ उसको विस्तारित करना है, तो समय समय से इसमें संशोधन मुमकिन है। मतलब कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक पार्षद सीमा नियम महत्वपूर्ण प्रलेख है कंपनी के विधान द्वारा, जिसमें समय के साथ संशोधन होगा, जिसको विस्तारित किया जा सकता है। कंपनी के पार्षद सीमा नियम द्वारा बाह्य जगत के संबंधों को संचालित किया जाता है। अब आया बारी अंतर नियम का, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का अंतर नियम भी एक महत्वपूर्ण प्रलेख है, किंतु ये कंपनी के नियमों का समूह है। कंपनी में जितने कंपनी के कार्य को जितने तरीके से किए जाते हैं, उनके नियम और उप नियम का वर्णन पार्षद अंतर नियम में रहता है। या बेसिकली ये कहे पार्षद सीमा नियम में जो जो बातों का वर्णन है उसको लागू कौन करता है, तो पार्षद अंतर नियम लागू करता है। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज ए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थ्रू विच ऑल क्या कहेंगे, ऑल रेनोवेशन और रूल्स इंप्लीमेंट, जितने नियम है उपनियम है सबको उससे द्वारा लागू किया जाता है, जो पार्षद सीमा नियम में वर्णित है। तो इसके द्वारा क्या होता है, ये तो बाह्य जगत के संबंधों को संचालित करती है, और अंतर नियम जो है कंपनी और
आंतरिक जो जगत है, आंतरिक जगत मतलब अंशधारी, ऋण पत्रधारी, इस सब के संबंधों को संचालित करती है ये। मतलब ये बाह्य जगत के संबंधों को, एक्सटर्नल जो अफेयर्स है, और इंटरनल अफेयर्स को ये करेंगे, जैसे अंशधारी हो गया, ऋण पत्रधारी, उसके संबंधों को पार्षद अंतर नियम द्वारा संचालित किया जाता है। नियम और उपनियम का ये समूह है एक तरह से, जो लागू कैसे करना है। अब फाइनली हम लोग आते हैं परिविवरण पर, प्रोस्पेक्टस पर। परिविवरण क्या है? कंपनी का ये भी एक महत्वपूर्ण प्रलुक है, जिसके माध्यम से कंपनी अपने अंश या ऋण पत्रों का क्रय करने हेतु बेचती है, अंश या ऋण पत्रों को बेचती है। सिंपली क्या है मतलब, परिविवरण जारी करके ही कंपनी अपने पूंजी का व्यवस्था करती है, अंश पत्र या ऋण पत्र के माध्यम से। बेसिकली जैसे आप एक उदाहरण ले सकते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाएंगे, सबसे पहले आपके हाथ में प्रोस्पेक्टस दिया जाता है। तो प्रोस्पेक्टस क्यों दिया जाता है? ताकि आप उस स्कूल के सारे चीज को जान सके कि इसकी फैकल्टी क्या है, एजुकेशन क्वालिटी क्या है, टीचिंग स्टाफ क्या है, क्या क्या चीज का डिग्री प्रोवाइड कर रही है। तो उसी तरह यहाँ पर भी परिविवरण क्या है, कंपनी का सारा परिचय देती है कि कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल इतना है, कंपनी का लाभ यह है, कंपनी का उद्देश्य यह है, कंपनी का कार्य क्षेत्र, जिसके आधार पर जनता कंपनी के अंश या ऋण पत्र क्रय करने का निर्णय लेती है। अगर कंपनी परिविवरण में गलत सूचना देती है तो जनता को जो नुकसान होगा वो कंपनी के संचालकों को भरना होगा, या जनता कभी भी अपने अनुबंध को कंपनी के साथ रद्द कर सकती है। अतः परिविवरण के माध्यम से कंपनी अंश और ऋण पत्रों को बेचती है। तो परिविवरण के जगह अगर कंपनी परिविवरण जारी नहीं करती है तो सारणी 1 के जो है इसके परिविवरण के बदले विवरण होता है, वो सब जारी कर सकती है। चलिए, तो बेसिकली हमने कंपनी के महत्वपूर्ण चीज को जाने। और पार्षद अंतरने में एक बात और था, अगर कंपनी पार्षद सीमा नियम नहीं बना पाती है तो उसके स्थान पर कंपनी अधिनियम के सारणी 1 के नियम जो है, टेबल जो है FIGH को जारी कर सकती है, जे को जारी कर सकती है। तो ये सब हम लोग महत्वपूर्ण प्रलेख कंपनी का समझ पाए। आइए और थोड़ा कंपनी के परिचय को हम लोग विस्तारित करते हुए कंपनी का शेयर कैपिटल, अंश पूंजी के बारे में हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। कंपनी का अंश पूंजी जो होता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या है, इसके विभिन्न रूपों का हम लोग अध्ययन करेंगे। अंश पूंजी, शेयर कैपिटल क्या है सुझाइए। जिस प्रकार कोई भी व्यवसाय में पूंजी उसके मालिक देते थे, एकांकी व्यवसाय में, जैसे एकांकी व्यवसाय जो व्यवसाय का एक स्वरूप, उसमें पूंजी कौन देते थे? एक व्यक्ति जो स्वामी, वही पूंजी लगा के व्यवसाय को प्रारंभ करते थे। उसी प्रकार साझेदारी व्यवसाय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति पूंजी को लगाकर व्यवसाय को प्रारंभ करते थे। उसी तरह जब कंपनी है तो उसमें भी पूंजी की जरूरत होती है। तो उसकी पूंजी कैसे प्राप्त होती है? शेयर इश्यू करके। शेयर इश्यू करके कंपनी पूंजी प्राप्त करती है। कंपनी क्या करती है? बाजार में अपने अंशों को बिक्री करती है, जिसके माध्यम से कंपनी की पूंजी प्राप्त करती है। तो चूंकि अंश जो है शेयर को बहुत व्यक्ति क्रय करता है, परचेजर इसका बहुत व्यक्ति होगा, स्वाभाविक से बात है। हो सकता है 10,000 शेयर में 10,000 व्यक्ति हो, तो सारे व्यक्ति के नाम से कैपिटल खोलना मुमकिन नहीं है, इसीलिए सब व्यक्ति को मिलाकर एक ही नाम दिया जाता है, उसका नाम है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल नाम से ही संबोधित करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के नाम से खाता खोलना कंपनी में संभव नहीं है, क्योंकि साझेदारी व्यवसाय तक संख्या स्वामी के या साझेदारों की संख्या सीमित थी, तो एच कैपिटल, बीज कैपिटल हम लोग लिख सकते थे वहां पर। बट यहाँ पर नंबर ऑफ ऑनर्स या कैपिटल का बहुत ज्यादा है, मेंबर्स का, तो उसको प्रत्येक नाम से हम लोग संबोधित न करके सबको हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। ये बेसिकली हम लोग आप समझ पा रहे हैं शेयर कैपिटल क्या है? कंपनी का पूंजी है, जो कंपनी क्या करती है? अंश इश्यू करके जनता से पूंजी जुगाड़ करती है। आप प्रत्येक व्यक्ति को नाम को संबोधित न करके प्रत्येक को एक नाम दिया गया है, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल हम लोग समझ पाए कंपनी का बेसिकली पूंजी है। अब शेयर कैपिटल का विभिन्न स्वरूप है, एक एक करके हम लोग उसका चर्चा करते हैं। विभिन्न स्वरूप में सबसे पहला स्वरूप है इसका ऑथराइज्ड कैपिटल। इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है।
ऑथराइज कैपिटल को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं या नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। रजिस्टर्ड कैपिटल इसलिए कहते हैं कि इसी पूंजी के साथ कंपनी का समामिनल होता है, रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार के पास, इसलिए इसको रजिस्टर्ड। नॉमिनल कैपिटल इसलिए कहते हैं कि नाम मात्र पूंजी है, इसको कंपनी का वास्तविक पूंजी नहीं कहा जाता है। या ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब कंपनी कहने का अर्थ है इसको अपना ऑथराइजेशन है, मतलब कंपनी अपने जीवन काल में मैक्सिमम इतना ही, जितना से मान लीजिए 10,000 शेयर से इसका ऑथराइजेशन होता है, प्रत्येक शेयर का दाम 100 रुपया है, तो कितना हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख ही इसका ऑथराइज्ड कैपिटल होगा। कंपनी अपने पूरे जीवन काल में 10 लाख तक ही पूंजी अपने अंशों को निर्गमन द्वारा प्राप्त कर सकती है, और इसीलिए इसको ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। मतलब इसको इतना से ऑथराइजेशन दिया गया, अधिकृत किया गया। आइए, तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या हुआ? वह पूंजी जिससे कंपनी का पंजीकरण हो, समामिनल हो, उसको ऑथराइज्ड कैपिटल करते हैं। कंपनी अपने जीवन काल में उतना ही पूंजी अपने अंशों के निर्गमन द्वारा प्राप्त कर सकती है। और ऑथराइज्ड कैपिटल का जो भी अमाउंट होगा बैलेंस शीट में उसके नीचे 2 लकीर हम लोग खींच के उसको बंद कर देंगे। कहने का आशय कंपनी का यह मूल कैपिटल नहीं है, खाली ऑथराइज्ड कैपिटल है। क्योंकि बैलेंस शीट में हम लोग सारा चीज का जिक्र करते हैं लायबिलिटी साइड में कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था, उसके बाद का जो क्रम होगा उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब इसका जो भी अमाउंट होगा उसके नीचे 2 लाइन खींच देंगे। इस 2 लाइन खींचने का आशय इसको मूल कैपिटल नहीं माना जाएगा, है ना, शेष रकम के साथ नहीं जोड़ना है। अब इसके ऑथराइज्ड का बाद का पार्ट है आपका इशूड कैपिटल, मतलब निर्गमित पूंजी, जिसको हम लोग हिंदी में निर्गमित पूंजी कहेंगे। इशूड कैपिटल क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल का वह भाग जो जनता को क्रय करने हेतु जारी किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है प्रोस्पेक्टस के थ्रू, उसको हम लोग इशू कैपिटल कहते हैं। मान लीजिए 10,000 ऑथराइज्ड कैपिटल है, तो 10,000 का 10,000 तुरंत कंपनी को पूंजी का जरूरत नहीं है, 5,000 इशू कर सकती है उसमें से, तो 5,000 इशूड कैपिटल हो गया। इसका अमाउंट भी लिखने के बाद 2 लाइन खींच दिया जाता है, ताकि इसका आशय वही है कि इसको मूल पूंजी नहीं माना जाता है। मतलब इशू कैपिटल कंपनी का मूल पूंजी नहीं है। और इशू कैपिटल क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल का वह भाग जो जनता को क्रय करने हेतु बाजार में निर्गमित किया जाता है, इशू जारी किया जाता है, उसको इशू कैपिटल कहते हैं। इसके बाद का पार्ट जो है शेयर कैपिटल का, हम लोग शेयर कैपिटल का ये पार्ट्स देख रहे हैं। ये शेयर कैपिटल का आपका पार्ट्स है। शेयर कैपिटल क्या था उसको समझे पहले, उसका पार्ट। इशू के बाद है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। इशूड कैपिटल निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा क्रय कर लिया जाता है, जिसके लिए आवेदन दिया जाता है और जनता को आवंटन कर दिया जाता है, उसको हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। जनता द्वारा जो पार्ट निर्गमित पूंजी का क्रय कर लिया जाए उसको सब्सक्राइब कैपिटल या पार्थिव पूंजी इसको हिंदी में कहते हैं, या क्रय किया गया पूंजी। इसके रकम को भी हम लोग 2 लाइन से बंद कर देंगे, मतलब इसका रकम को भी शेष भागों से नहीं जोड़ना है, बैलेंस शीट में अगर शो करेंगे। सब्सक्राइब के बाद है कॉल्ड अप, पहला ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, फिर कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल कहने का आशय मतलब मांगी गई पूंजी। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? कंपनी क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल मान लीजिए 5,000 है, प्रत्येक शेयर का दाम 100 रुपया है, तो सारा का सारा पैसा एक साथ नहीं चाहिए। मान लीजिए जितना से, मान लीजिए रेट है कंपनी का 100 रुपया है, तो बांटा हुआ आवंटन पर 20 रुपया, आवेदन पर 20 रुपया, आवंटन पर 20 रुपया, शेष याचना पर, कॉल्स पर। तो जितना सब्सक्राइब में से कंपनी पैसा को मांगेगी वो कॉल्ड अप होगा। इसके नाम के नीचे भी हम लोग 2 लकीर खींच के बंद कर देंगे। कॉल्ड अप कहने का से कॉल्ड अप कैपिटल भी कंपनी का मूल पूंजी नहीं है ना। आइए, अब कॉल्ड अप के बाद है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल क्या है? कॉल्ड अप का वो पार्ट हो सकता है कि हम कॉल्ड करें और किसी अंशधारी का, जो अंशधारी किसको कहते हैं? जो कंपनी में अंश करे। चूंकि हम जानते हैं जो भी व्यक्ति कंपनी में जितना अंश करेगा वह कंपनी का उतना से स्वामी होता है। हाँ, शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ ए कंपनी टू द एक्सटेंट विच ही हेल्ड इन द कंपनी। जितना अंश वो कंपनी में धारित करता है उतना से कंपनी का स्वामी होता है। सपोज हम 10 अंश क्रय किए हैं, तो 10 कंपनी का जितना शेयर है उसमें से 10 अंश का जो हिस्सा निकलेगा उतना से हम 10 अंश का स्वामी है। तो पेड अप कॉल्ड अप कैपिटल का हो सकता है कि कुछ अंशधारी पैसा ना दे, इसलिए जो मूल रूप से कॉल्ड अप का जो पार्ट पेड अप होगा, अगर हो सकता है दोनों कॉल्ड अप और पेड अप बराबर हो या कम हो, कुछ ना देगा, तो ये कंपनी का मूल पूंजी है।
मतलब इसके नीचे दो लाइन नहीं खींचेंगे। कंपनी का ये पेड अप कैपिटल ही मूल पूंजी है। पेड अप कैपिटल समझ गए। अब हम लोग अनकॉल्ड कैपिटल समझते हैं। अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल क्या है? इसके नाम से ही स्पष्ट है, जो मांगा नहीं गया हो। मतलब सब्सक्राइब कैपिटल जो है, जितना खरीद लिया गया है उसमें से हो सकता है सब ना मांगे। 5,000 में 4,000 कोल्ड अप किए गए, 1,000 नहीं किए, तो जिसकी रकम को ना मांगा गया हो वो अनकॉल्ड कैपिटल हो गया। इसको भी हम लोग बेसिकली समझेंगे। इसको हम लोग दिखाते नहीं है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम लोग इतना पार्ट को दिखाते हैं, जिसके नीचे दो दो लाइन खींचेंगे वो नहीं दिखाते हैं। पेड अप कैपिटल हो गया। कोल्ड अप में अगर कुछ बकाया रह गया घट, उसके बाद पेड अप आता है घटाने के बाद। कोल्ड अप भी हम लोग को जानना चाहिए। सब्सक्राइब कैपिटल, पार्थिव पूंजी का हुआ भाग जो जनता से अभी तक नहीं मांगा गया है, वो कोल्ड अप कहलाता है। अब एक होता है रिजर्व कैपिटल। जी, रिजर्व कैपिटल क्या है? रिजर्व कैपिटल क्या है, इस पर भी हम लोग थोड़ा रोशनी डालते हैं। अनकॉल्ड कैपिटल मतलब जो मांगा नहीं गया है, उसका कुछ पार्ट कंपनी चाहे तो प्रस्ताव पास कर कर, जनरली सीमित दायित्व वाली कंपनी, हम लोग कंपनी का विभिन्न प्रकार पढ़ चुके हैं, तो सीमित दायित्व वाली कंपनी जो है वो क्या करेगा, विशेष प्रस्ताव पास करके अनकॉल्ड कैपिटल का कुछ भाग को संग्रहित कर देगा, रिजर्व कर देगा। अनकॉल्ड कैपिटल के कुछ भाग को क्या करेगा, रिजर्व कर देगा। रिजर्व कहने का से उसको कभी नहीं मांगना है जब तक कंपनी का समापन ना हो जाए। मतलब उसको प्रिजर्व कर दिया, किसी भी कितनों भी पूंजी का जरूरत हो कंपनी उसको कॉल नहीं करेगी, क्योंकि उसको रिजर्व कैपिटल के रूप में डाल दिया गया है विशेष प्रस्ताव के द्वारा। तो इसको कब इसका यूज होगा, जब कंपनी का समामेलन होगा, तो उस समय इस रिजर्व कैपिटल का कंपनी के एसेट्स को करे करने के लिए भारित किया जाता है। मतलब एक तरह से ये विषम परिस्थिति में समामेलन के समय रिजर्व कैपिटल का उपयोग होगा। तो रिजर्व कैपिटल भी समझ गया। और जब रिजर्व कैपिटल का जिक्र हुआ है तो एक पार्ट हम लोग जो बेसिकली हमेशा हम लोग सुनते हैं कैपिटल रिजर्व, उसके बारे में भी चर्चा कर ले। दोनों का नाम एक जैसा है इसीलिए कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए जब चर्चा हुई है तो कैपिटल रिजर्व का भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। रिजर्व कैपिटल क्या है? अनकॉल्ड कैपिटल का हुआ भाग जिसको विशेष प्रस्ताव द्वारा कंपनी के समामेलन के समय यूज किया जा सकता है। अगर इस तरह का रिजर्व कर दिया गया है तो उस कैपिटल को रिजर्व कैपिटल है। कैपिटल रिजर्व क्या है? जब कंपनी को पूंजीगत लाभ हो तो उस लाभ से कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है। पूंजीगत लाभ मतलब जो जनरल ट्रांजैक्शन से लाभ ना हो, जैसे अंशों के इशू पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, या फिक्स एसेट्स को बेचने पर, या शेयर या डिवेंचर्स को रिडम्पशन पर जो लाभ हो, उस तरह के लाभ को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। उस लाभ को एक जगह संग्रहित करेंगे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व जो कह रहे हैं हम, कैपिटल रिजर्व का क्या कब उपयोग करना है, इसका तो समझ गए, रिजर्व कैपिटल का कंपनी के समावेश पर। इससे मिलता जुलता है कैपिटल रिजर्व। इसका उपयोग कब होगा? इसका उपयोग पूंजीगत हानि को अपलिखित करने में, राइट ऑफ करने में। कभी पूंजीगत हानि हो जाए तो इसका यूज कर सकते हैं। या शेयर या डिवेंचर पर जो डिस्काउंट है या लॉस है, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी के निर्माण के समय जो खर्चा हो, उस सबका इससे धीरे धीरे इसके पैसा से यूज कर सकते हैं। इसका रिजर्व कैपिटल का पैसा कंपनी के समामेलन के समय ही यूज हो सकता है। इसको विशेष प्रस्ताव द्वारा बनाया जाता है। इसके लिए कोई प्रस्ताव का जरूरत नहीं है, ये जब भी कैपिटल प्रॉफिट होगा उससे बन जाएगा। इसके लिए विशेष प्रस्ताव का जरूरत है। इसका यूज को सीमित कर दिया गया। इसका भी यूज सीमित है, मगर इसको हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, या डिस्काउंट ऑन शेयर या डिवेंचर लाइक। तो ये दोनों का अंतर हम लोग समझ गए, एक मिलता जुलता नाम था, इसीलिए हम लोग कैपिटल रिजर्व पर भी चर्चा कर दिए। तो ये शेयर कैपिटल का पार्ट्स हो गया। हम लोग को बोला जाएगा व्हाट इज शेयर कैपिटल, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो हम लोग सारा चीज को एक एक करके जिक्र करेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप, अनकॉल्ड, रिजर्व कैपिटल। चलिए इस सीक्वेंस को हम लोग दिमाग में रखेंगे और कंसेप्चुअल हम सारे पार्ट्स के मीनिंग समझ चुके हैं। अब हम लोग अंश पर आते हैं। शेयर कैपिटल पर लिया, अब हम लोग शेयर्स पर आते हैं। शेयर क्या है? शेयर कैपिटल, क्योंकि कंपनी में विभिन्न स्वामी सदस्य होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, तो सबको नाम से नहीं लिखा जाता है, इसलिए सबके लिए एक नाम रखा गया है, शेयर कैपिटल। क्योंकि पार्टनरशिप या एकांकी व्यवसाय में सदस्यों की संख्या सीमित थी, जैसे एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, मगर यहाँ पर बहुत ज्यादा मेंबर्स होते हैं, इसीलिए सबको शेयर कैपिटल के नाम से ही लिखा जाता है। अब हम लोग आते हैं शेयर्स पे। अंश, शेयर्स क्या है? आइए देखते हैं। कंपनी की जो पूंजी होती है
छोटे छोटे खंडों में, टुकड़ों में विभाजित होती है, उस टुकड़े को ही अंश कहते हैं। मतलब अंश का संग्रहित रूप शेयर कैपिटल है, मगर छोटे टुकड़े को क्या कहेंगे? अंश। मान लीजिए कंपनी का उस जनरली अंश का रेट 1 रुपया, 10 रुपया या 100 रुपया होता है, वो कंपनी पर निर्भर करता है। मतलब कंपनी की कुल पूंजी जितने छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होते हैं, उस टुकड़ों को अंश कहते हैं। अंश के माध्यम से ही कंपनी अपने पूंजी का व्यवस्था करती है। अब अंश तो हम लोग समझ गए, कंपनी का पूंजी का ही छोटा रूप है, टुकड़ा है। अब इसका हम लोग फेस वैल्यू भी समझ गए, 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया जनरली होता है। अब हम लोग अंश का भी कुछ प्रकार होता होगा, उस पर चर्चा करते हैं जी। जिस प्रकार शेयर कैपिटल का प्रकार था डिफरेंट, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, इसी तरह अंश का भी विभिन्न प्रकार है, उसका भी हम लोग चर्चा करते हैं। अंश का क्या क्या प्रकार है देखिए। अंश बेसिकली आपका 2 प्रकार का होगा। एक को हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर हो गया। पहला पार्ट आपका इक्विटी, दूसरा पार्ट प्रीफरेंस शेयर। अब प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रीफरेंस शेयर पे ही चर्चा करते हैं। तब इस जैसे प्रीफरेंस शेयर को हम लोग समझ लेंगे तो इक्विटी शेयर स्वाभाविक रूप से हम लोग समझ जाएंगे। प्रीफरेंस शेयर क्या है? कंपनी ओसा अंश जिसको कंपनी के समावेशन पर 2 चीज का पूर्वाधिकार हो। प्रीफरेंस मतलब पूर्वाधिकार। क्या क्या चीज का? कंपनी जब अपने लाभों से लाभांश बांटेगी तो लाभांश पाने का इसको पूर्वाधिकार होगा। डिविडेंड का, कंपनी चूंकि लाभ से, जैसे डिवेंचर पर इंटरेस्ट देती है, लोन पर इंटरेस्ट देती है, तो शेयर होल्डर को क्या देती है? डिविडेंड। तो डिविडेंड पाने का इसका क्या रहता है? प्रीफरेंस। किसके तुलना में? इक्विटी शेयर के तुलना में। मतलब वैसे अंश होल्डर, अंशधारी जिसको लाभांश पाने का प्रीफरेंस हो इक्विटी शेयर के तुलना में, और कैपिटल पाने का, कैपिटल रीपेमेंट, कैपिटल जब आपसी होगा तो इसका भी इसको प्रीफरेंस हो। मतलब अब हम लोग इसका परिभाषा को बना सकते हैं। क्या होगा प्रीफरेंस शेयर? वैसे अंश जिसको अंशधारी जिसको लाभ या पूंजी आपसी का पूर्वाधिकार हो समता अंशधारी के तुलना में, उसको हम लोग प्रीफरेंस शेयर कहेंगे। और इक्विटी शेयर क्या हो गया? मतलब वो अंशधारी जिसको लाभांश और पूर्वाधिकार पाने का पूर्वाधिकार नहीं है। मतलब इसको लाभांश पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया जाएगा, उसके बाद लाभ बचती है तब इसको लाभ मिलेगा। अगर पूंजी आपसी करने के बाद है, कंपनी का समावेशन हो रहा है या कंपनी दिवालिया हो गई है, तो सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर्स का पूंजी आपस होगा, तब इक्विटी शेयर्स का होगा। स्पष्ट है? मतलब पूर्वाधिकार अंश किसको कहते हैं? प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस शेयर्स जिसको लाभांश एवं पूंजी आपसी का पूर्वाधिकार हो उसको पूर्वाधिकार अंश कहेंगे, इसको हिंदी में पूर्वाधिकार। इक्विटी शेयर को समता अंश, मतलब समता अंश क्या है? जिसको लाभांश और पूंजी आपसी का पूर्वाधिकार नहीं है। तो ये हम लोग दोनों का डिफिनेशन समझ पाए कि दोनों बेसिकली क्या है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। और मूल मालिक कंपनी का, चूंकि इसको लाभांश सबसे बाद में पाला जाता है, तो कंपनी का जो लाभ होगा उस पर अल्टीमेट अधिकार इसका होगा लाभांश देने के बाद का। अब इसको क्या है, कंपनी के संचालक का जो चुनाव होगा, इक्विटी शेयर जो है होल्डर, उसको उसका चुनाव में वोट देने का अधिकार है, तो लॉस भी सहने का इसी को अधिकार है। इसीलिए मेन मालिक कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर को ही माना जाता है। अब आइए अंश के 2 प्रकार देखें, इसका भी कुछ कुछ सब पार्ट्स भी हो सकता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर का सब पार्ट्स नहीं है, इसका आगे का भाग नो डिवीजन, इसका आगे नहीं बांटा गया है, नो डिवीजन। तो चलिए इसका हमको आगे चर्चा नहीं करना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आगे बांटा गया है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के ऑलमोस्ट 8 से 10 पार्ट्स हैं। आइए उस पर भी हम लोग अभी चर्चा कर ही लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बांटने का बहुत आधार बनाया गया है। पहला आधार है ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, मतलब डिविडेंड लाभांश के आधार पर बांटा गया है। किसको? हम लोग पूर्वाधिकार अंश को बोल रहे हैं। इक्विटी शेयर का तो आगे का पार्ट ही नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स का आगे का पार्ट है।
ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड क्या है, ये दो पार्ट में हो जाएगा, एक कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, एक हो गया नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव क्या है उस पर अभी हम लोग चर्चा करते हैं। नॉन कम्युलेटिव क्या है, मान लीजिए किसी वर्ष कंपनी को लाभ नहीं हो रहा है तो उस वर्ष तो लाभांश नहीं दे पाएगी कंपनी, कि लाभांश उसी वर्ष देना है जिस वर्ष लाभ हो। ये ऋण का इंटरेस्ट नहीं है डिवेंचर का कि हमको लाभ नहीं भी है तब पर भी इंटरेस्ट को पेड करना है। लाभांश कब दिया जाएगा, जब कंपनी को लाभ हो। मान लीजिए किसी वर्ष कंपनी को लाभ नहीं होती है तो आगे नेक्स्ट वर्ष में अगर कंपनी को लाभ होती है तो पिछले वर्ष का लाभांश जो नहीं मिला लाभ ना होने के कारण, अगर उसको भी साथ में मिलाकर कम्युलेट किया जाए, संचय किया जाए, तो वो अधिकार अगर पूर्वाधिकार अंशधारी को तो उसको कम्युलेटिव कहेंगे, अगर इस तरह का अधिकार नहीं है उसको नॉन कम्युलेटिव। फिर से हम पुनरावृत्ति करते हैं, अगर किसी वर्ष लाभ ना होने के कारण पूर्वाधिकार अंशधारी को लाभांश का भुगतान नहीं हो पाता है तो आने वाले वर्ष में लाभ होने पर पिछले वर्ष के बकाया लाभांश को भी मिलाकर उसको लाभांश पाने का अधिकार हो तो वो संचयी कम्युलेटिव प्रेफरेंस है। अगर बकाया लाभांश को पाने का अधिकार न हो, खाली करेंट वर्ष का ही आप लाभांश लीजिए, लाभ नहीं था तो पिछला लाभांश को भूल जाइए, तब वो नॉन कम्युलेटिव। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, लाभांश के बंटवारा के आधार पर प्रेफरेंस शेयर दो बार बट गया, कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव। उसी तरह हम लोग देखते हैं दूसरा पार्ट, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट। पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट मतलब जो लाभ में है उसमें भाग लेगा कि नहीं, पार्टिसिपेशन करेगा कि नहीं, उसके आधार पर हम लोग देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का प्रकार। इसमें भी दो प्रकार है, इसमें भी आपका दो प्रकार है। पहले इसको अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि आप लोग समझ पाए। ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। अब आपका हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट। इसमें पहला पार्ट क्या है, पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट, भागयुक्त और अभागयुक्त। नॉन पार्टिसिपेंट भागयुक्त, इसको हम लोग बोलते हैं भागयुक्त, अभागयुक्त। भागयुक्त और पार्टिसिपेंट क्या है, कंपनी को क्या है, अगर समता अंशधारी को भी लाभांश बांट दिया जाए, फाइनली पूर्वाधिकार अंशधारी को लाभांश दे दिया गया, समता अंशधारी को भी लाभांश दे दिया गया, उसके बाद भी अगर कुछ लाभ बचती है, अगर उसमें भी उसमें जनरली किसका अधिकार होगा, इक्विटी शेयर होल्डर का, मगर उसमें भी जो शेष लाभ बचती है, मतलब एक्स्ट्रा लाभ करने का आशय शेष लाभ कि पूर्वाधिकार समता अंशधारी को भी लाभांश बांटने के बाद भी कुछ लाभ बढ़ जाए तो उसमें अगर इसको भी कुछ हिस्सा मिलने का अधिकार हो, पार्टिसिपेंट हो उस लाभ का, तो इसको पार्टिसिपेंट कहेंगे। अगर उस शेष लाभ मतलब समता अंशधारी को लाभांश देने के बाद के लाभ में कोई अधिकार ना हो, इसको तो नॉन पार्टिसिपेंट कहेंगे। क्लियर है। आइए हम लोग इसी पर नेक्स्ट इसका डिवीजन का रूप देखते हैं। नेक्स्ट किसके आधार पर बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, on the basis of redemption। रिडम्पशन के आधार पर, शोधन के आधार पर, रिडम्पशन के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है प्रेफरेंस शेयर्स को। पहला है रिडीमेबल, शोधनीय और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरा है नॉन रिडीमेबल या इररिडीमेबल बोलेंगे इसको, इररिडीमेबल। चलिए शोधनीय अशोधनीय, मतलब शोधनीय क्या है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या, उसके बारे में चर्चा करते हैं। वैसा प्रेफरेंस शेयर जिसको कंपनी के जीवन काल में ही नियत समय के बाद, मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद, 5 साल 10 साल बाद उस चीज का जिक्र रहेगा आपको, मतलब एक कंपनी के जीवन काल में ही जिसका पूंजी की वापसी हो, पूंजी को वापस किया जाए प्रेफरेंस शेयर्स को, उसको रिडीमेबल। और उस प्रेफरेंस शेयर जिसका कंपनी के जीवन काल में पूंजी का वापसी ना हो, कंपनी के
समापन पर ही उसकी पूंजी की वापसी हो, उसको इरिडीमेबल। जनरली अब कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी इरिडीमेबल अशोधनीय प्रेफरेंस शेयर्स को निर्गमित नहीं कर सकती है, खाली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को कर सकती है। मगर चूंकि हमको इसके कंसेप्चुअल चीज को जानना है, इसलिए रिडीमेबल क्या है, रिडीमेबल वैसे प्रेफरेंस शेयर्स को बोलेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स का ही पार्ट्स को पढ़ रहे थे। रिडीमेबल कहने का से रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। यहाँ पर कम्युलेटिव इन पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर्स होगा, नॉन पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर। तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस वो प्रेफरेंस शेयर है जिसको कंपनी के समापन पर ही पूंजी की वापसी होगी। चलिए ये भी हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग और देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, चौथा पार्ट हो गया। अभी तक हम लोग हर पार्ट पर दो दो पार्ट में, सब पार्ट में बटा है। तो कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव 6 प्रेफरेंस शेयर्स का प्रकार देख लिया। अब हम लोग 7वां और 8वां इसी में देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टिबिलिटी मतलब रूपांतरणीयता के आधार पर कितने प्रकार का है प्रेफरेंस शेयर्स? 2 प्रकार का इसमें भी है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और एक दूसरा है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स सब में जोड़ देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टिबिलिटी के आधार पर, रूपांतरणता के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया है, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल मतलब रूपांतरणीय और अरूपांतरणीय। कन्वर्टेबल क्या है? वैसे पूर्वाधिकार अंश जिसको यह अधिकार दिया गया है कि वह एक निश्चित समय या एक निश्चित तारीख तक अपने आप को समता अंश में परिवर्तित कर सकती है, उस तरह के पूर्वाधिकार अंश को हम लोग को कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहेंगे। और इसके जस्ट उल्टा वैसे पूर्वाधिकार अंश जिसको यह अधिकार नहीं है कि वो अपने आप को समता अंश में परिवर्तन कर ले, वो सदा प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेगा, उस तरह को नॉन कन्वर्टेबल मतलब जिसको विद इन टाइम लिमिट या विद इन डेट, एक नियत समय या एक नियत तारीख तक अपने आप को समता अंश में परिवर्तन करने का अधिकार हो, वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अदरवाइज जिसको यह अधिकार नहीं है वो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। चलिए हम लोग अंशों का प्रकार देख लिया। अंश 2 प्रकार में बटा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर का सब डिवीजन नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स को 8 भागों में बांटे हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड 2 भाग में, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल। तो प्रेफरेंस शेयर से संबंधित हम लोग बातों को यहाँ पर हम लोग कवर किए हैं। अब हम क्या है, एक स्वेट इक्विटी शेयर्स होता है और उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है, आइए। उम्मीद है आप लोग इसको कंसेप्चुअल समझ पाए होंगे। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, जहां दिक्कत हो पाउज, वीडियो को पाउज कर करके आप लोग सुनिएगा, स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है, उसके बाद अब बेसिकली हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका सीख पाएंगे। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि शेयर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। आइए स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं, ताकि कंपनी का ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग का, कंपनी और शेयर कैपिटल का ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो जाए। स्वेट इक्विटी शेयर स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी अंश। इसको स्वेट इक्विटी अंश क्या है, होता है क्या, कंपनी एक विशेष प्रस्ताव द्वारा क्या करती है, ऐसे अंश को जारी करती है। किसको जारी करती है? कंपनी अपने संचालकों या अपने कर्मचारियों को ही मार्केट में ना जारी करके अपने कर्मचारी या
अपने संचालक को ही बट्टा पर डिस्काउंट पर अंश जारी करे संपत्ति के प्रयोग के बदले। बट्टा पर जो अंश जारी होगा अपने कर्मचारी या संचालकों को विशेष प्रस्ताव दो, इसके लिए विशेष प्रस्ताव पास करना जरूरी होता है। पास करने के लिए तो उसको हम लोग स्वेट इक्विटी कहते हैं। तो किसको मिलेगा? आउटसाइडर को नहीं, कर्मचारी को या कंपनी के संचालक को डिस्काउंट पर इशू होती है। ठीक है, इसका क्या है, कुछ इस पर रिस्ट्रिक्शन रखा गया है, क्लाउज। इसको पास करने के लिए क्या करना है हमको? कंपनी में विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा। कंपनी का समामेलन के 1 वर्ष के बाद ही इसको इशू किया जा सकता है। इसके लिए कुछ लॉक इन पीरियड भी रखा गया है। लॉक इन पीरियड कहने का आशय कि इसको 3 साल के अंतर्गत, 3 साल के बाद ही इसको पैसा वापस किया जा सकता है। 3 साल तक इसका लॉक इन पीरियड है। एक बार स्वेट इक्विटी हो गया तो 3 साल इसका लॉक इन पीरियड है। चलिए बेसिकली हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर से क्या समझे? कंपनी अपने कर्मचारी या संचालकों को बट्टा पर संपत्ति के प्रयोग के बदले जो अंश जारी करे उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं। अब हम लोग ये चीज को सीख लिए। अब थोड़ा सा हम लोग अंश के बारे में चर्चा करते हैं। कंपनी पैसा कैसे लाती है? कंपनी क्या करती है? कंपनी चूंकि मुंबई में होगा, दिल्ली में होगा, तो कंपनी पूरे भारतवर्ष में या अपने कार्य क्षेत्र जहां तक कंपनी का है वहां पर परिविवरण जारी करती है, समाचार पत्र के माध्यम से, चाहे न्यूज के माध्यम से, और जनता इश्तिहार, समाचार पत्र, न्यूज के थ्रू, कंपनी का परिविवरण के थ्रू कंपनी के बारे में रुचि लेती है और अंश करने के लिए आवेदन देती है और कंपनी फाइनली डिसाइड करती है किसको किसको अंश का आवंटन करना है। मतलब कंपनी हेड ऑफिस से ही सारे क्षेत्रों से अपने पूंजी को कलेक्ट कर लेती है। उसके लिए कंपनी अपने अंशों का प्रचार करती है और उसके माध्यम से जागरूक जनता उसके अंश के बारे में अवलोकन कर उसका अंश करने का निर्णय लेती है। फाइनली कंपनी का अंश करने के लिए आवेदन देती है और आवेदन देने के बाद कंपनी डिसाइड करती है, उसको अंश का आवंटन करती है। इस प्रकार कंपनी अपने पूंजी का व्यवस्था करती है। इस पर हम लोग जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शेयर कैपिटल के सीखेंगे थोड़ा सा उस पर फिर से चर्चा करेंगे और आगे उसको हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे प्रोसेस को हम लोग समझ पाएंगे। थैंक यू।